वीडियो 23 और 24 में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रयागराज के द्वारा जारी किए गए एडवर्टीजमेंट नंबर 46 के अंतर्गत जो ज्योग्राफी का पेपर कराया गया था, उस पेपर में जो ज्योग्राफी के 70 क्वेश्चंस आए थे, उनमें से शुरुआत के 50 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इन दोनों ही वीडियोस को आप मेरे चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट, जिसका नाम है UPHESC एड 46 जोग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इसी पेपर के लास्ट 20 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का अनुक्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस अबाउट रेनफॉल? इस क्वेश्चन में रेनफॉल या वर्षा से संबंधित कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रोसेस है अनसैचुरेटेड एयर, दूसरा है कंडेंसेशन, तीसरा है ड्यू पॉइंट और चौथा है प्रेसिपिटेशन। इन चारों ही प्रोसेस को जो कि रेनफॉल से संबंधित हैं, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है या एक क्रम से व्यवस्थित करना है। यह क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का एक कंसेप्चुअल लेकिन आसान सवाल है। देखिए, रेनफॉल के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वह होती है अनसैचुरेटेड एयर की। अनसैचुरेटेड एयर वह एयर होती है जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान 100% से कम होता है। अगर यह अनसैचुरेटेड एयर ऊपर की ओर उठने लग जाए या वर्टिकली ऊपर की ओर राइज करने लग जाए तो इस एयर का एक्सपेंशन हो जाता है और इसका तापमान बहुत अधिक डिक्रीज होने लग जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि तापमान में इतनी अधिक गिरावट हो जाती है कि अब यह एयर अनसैचुरेटेड नहीं रह जाती, अब यह एयर सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान 100% हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पर यह अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट हो गई, वह टेम्परेचर कहलाता है ड्यू पॉइंट। इसको हिंदी में कहा जाता है ओसांक। एयर के सैचुरेट हो जाने के बाद या एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाने के बाद ही कंडेंसेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कंडेंसेशन को हिंदी में संघनन कहा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप बादलों या क्लाउड्स का निर्माण होता है। संघनन हो जाने के बाद ही प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और प्रेसिपिटेशन को हिंदी में वर्षण कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेरिक सोर्सेस हैं जैसे कि क्लाउड्स, उनसे अर्थ की सरफेस पर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में पानी का डिपोजिशन हो जाना या पानी का निक्षेपण हो जाना, इस प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। वायुमंडलीय स्रोतों जैसे बादलों से पृथ्वी की सतह पर ठोस या द्रव रूप में पानी का निक्षेपण ही वर्षण कहलाता है। प्रेसिपिटेशन के कई एक रूप हो सकते हैं, जैसे रेनफॉल। एक अन्य रूप हो सकता है स्नोफॉल। इसी तरीके से हेल्स, ओले गिरना, स्लीट, ड्रिजल और भी कई प्रकार से प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया हो सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो रेनफॉल है उसके पीछे कई सारे प्रोसेस काम करते हैं। सबसे पहले हमको अनसैचुरेटेड एयर चाहिए जो कि किसी ड्यू पॉइंट पर, किसी एक टेम्परेचर पर सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी और एयर के सैचुरेट हो जाने के बाद ही कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन के बाद ही प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया होती है। और प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल्स, स्लीट और ड्रिजल। इस तरह यदि क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस को हम देखें तो ऑप्शन बी में इन सभी प्रक्रियाओं को सीक्वेंस से अरेंज किया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी।
अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में साइक्लोन्स के प्रकार या उन साइक्लोन्स के नाम दिए हुए हैं, जबकि लिस्ट 2 में वह क्षेत्र दिए हुए हैं जो लिस्ट 1 में दिए हुए साइक्लोन्स से प्रभावित हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। जैसे जो टाइफून्स है वह चाइना को प्रभावित करता है, इसी तरीके से बैगुइयो जो चक्रवात है वह फिलीपींस को प्रभावित करता है और हरिकेन यूएसए में आता है और विली विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेट स्ट्रीम? इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनका संबंध जेट स्ट्रीम से है। इन 4 में से 3 स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट गलत है और जो गलत है वह ही इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ नैरो बेल्ट इन अपर ट्रोपोस्फियर। ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर सगरी पट्टी में प्रवाहित होती हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द सर्कुलेशन ऑफ जेट स्ट्रीम इज़ ओनली फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होता है। यह गलत है। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द सर्कुलेशन पाथ इज़ वेवी एंड मियांडरिंग। इन हवाओं का मार्ग लहरदार एवं विसर्प लिए हुए है। यह स्टेटमेंट भी सही है। यह जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं यह मियांडर बनाते हुए मूव करती हैं। इसी तरीके से अगला स्टेटमेंट है, देयर इज़ अ सीजनल चेंज इन विंड वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते हैं। यह स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जेट स्ट्रीम की जो वेलोसिटी होती है वह विंटर्स में बहुत ज़्यादा होती है समर्स की तुलना में। इस तरह इन चारों ही स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट बी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन में कहा जा रहा है, इक्वेटोरियल एरियाज रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। विषुवतीय क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। यह जो अभिकथन या यह जो असर्शन है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पूरे साल बरसात होती है। इसका कारण बताया जा रहा है कि हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर क्रिएट्स कन्वेक्शनल रेनफॉल इन इक्वेटोरियल एरियाज़। यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वेंशनल, यह गलत है। यहाँ पर लिखा होना चाहिए कन्वेक्शनल रेनफॉल इन इक्वेटोरियल एरियाज़। इसका हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है कि विषुवतीय क्षेत्र में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान संवहनीय वर्षा उत्पन्न करते हैं। देखिए, यह जो कारण बताया जा रहा है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्ष भर इंसोलेशन की बहुत अधिक प्राप्ति होती है, जिसके कारण इन एरियाज़ में तापमान भी बहुत अधिक होता है और जिससे इन एरियाज़ में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता भी बहुत हाई रहती है। यहाँ पर हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और जो कि संवहनीय वर्षा करती हैं। इस तरह यह जो कारण है वह अभिकथन का सही से एक्सप्लेनेशन करता है या उसकी सही व्याख्या करता है और इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बोथ ए एंड ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श दशा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कंडीशन फॉर द ओरिजिन ऑफ एयर मासेस। यहाँ 4 ऑप्शंस में एयर मासेस के ओरिजिन से संबंधित कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जिनमें से 3 तो सही हैं और एक गलत है। जो गलत है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, पहली कंडीशन दी हुई है कि एन एक्सटेंसिव होमोजीनियस अर्थ सरफेस विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर। समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल। यह कंडीशन बिल्कुल सही है।
दूसरी कंडीशन दी हुई है कि देयर शुड बी अ कन्वर्जेंस ऑफ एयर, वायु का अभिसरण होना चाहिए। नहीं, यह गलत है। यहाँ वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए। अगर वायु में क्षैतिज गति या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है तो वह अपसरण या डाइवर्जेंट प्रकार का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस शुड बी स्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए। यह बिल्कुल सही कंडीशन है। और लास्ट कंडीशन है कि सोर्स रीजन शुड बी आइदर लैंड सरफेस और ओशन सरफेस, उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या महासागरीय होने चाहिए। यह कंडीशन भी बिल्कुल सही है। और इन चारों ही ऑप्शंस में जो गलत है वह है ऑप्शन बी, और इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं नहीं मिलती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आर नॉट फाउंड? इस क्वेश्चन में 4 क्षेत्र दिए हुए हैं। इन 4 क्षेत्रों में से 3 में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की विशेषताएं पाई जाती हैं। कोई एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें यह जलवायु नहीं पाई जाती और उसको हमको फाइंड आउट करना है। इस वर्ल्ड मैप में वह रीजन्स दिए हुए हैं जहां कहीं भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट या भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया से शुरू करें तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में यह भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। इसी तरीके से दक्षिणी अफ्रीका में भी भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है और दक्षिणी अमेरिका के चिली के मध्य भाग में भी यह भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के क्षेत्र में यह मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है और इसी तरीके से यहाँ मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी यह भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यह मैप आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह वर्ल्ड मैप में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेने के बाद अगर हम क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन है साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी हमने देखा कि कैलिफोर्निया में यह जलवायु मिलती है। इसी तरीके से ऑप्शन बी दिया हुआ है साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी यह जलवायु मिलती है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में यह जलवायु नहीं पाई जाती है और सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में भी यह जलवायु मिलती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उत्तरी पश्चिम यूरोप में यह मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं पाया जाता है। बाकी के तीनों क्षेत्रों में यह भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:3000 है जिसे 3 गुना छोटा किया जाए तो छोटे किए गए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? इफ़ द RF ऑफ अ मैप इज़ 1:3000 विच इज़ रिड्यूस्ड 3 times, What will be the RF of reduced map? देखिए यहाँ पर एक मैप है जिसका RF दिया हुआ है 1:3000। अब इस मैप को हम छोटा कर देते हैं 3 times या इसको हम 1/3 छोटा कर दे रहे हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि इसका नया जो RF होगा वह क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में RF दिया हुआ है 1:3000। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि RF होता क्या है या प्रदर्शक भिन्न होती क्या है। देखिए RF होता है किन्हीं 2 स्थानों की मैप पर दूरी और उन्हीं दोनों स्थानों की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात। इस तरीके से यह जो एक है यह किसी मैप में जो हमारा ओरिजिनल मैप था उस ओरिजिनल मैप में जो 2 स्थान थे, सपोज़ कीजिए A और B, इनके बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। सपोज़ करिए 1 यूनिट।
लेकिन यह जो 3000 है वह इन्हीं दो स्थानों ए और बी के बीच की जो धरातल पर जो वास्तविक दूरी है उसको बता रहा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि धरातल पर यह दो स्थान एक दूसरे से 3000 यूनिट दूर हैं, लेकिन मैप में इनको दिखाया गया है 1 यूनिट की दूरी पर। अब हमने क्या किया कि इस मैप को रिड्यूस कर दिया, इस मैप को अब हमने छोटा कर दिया 1/3। अब ए और बी और पास में आ गए हैं। अब इनके बीच की दूरी जो पहले 1 यूनिट थी अब वह घट के रह गई है 1/3 यूनिट। लेकिन धरातल पर तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी घटने वाली नहीं है। इस तरीके से जो नया आरएफ होगा वह होगा कि मानचित्र पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी वह है 1/3 और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी वह है 3000। और यदि इसको सॉल्व किया जाएगा तो यह निकल के आएगा 1/3 गुणा 3000 और फाइनल आंसर होगा 1/9000। तो जो रिड्यूस्ड मैप है, जो हमने 1/3 छोटा कर दिया है, उसका जो नया आरएफ होगा वह होगा 1:9000, जबकि जो ओरिजिनल मैप था उसका आरएफ था 1:3000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर ऑफ ए प्लेस इज़ 3.5। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। 3.5 तो कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ए मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेज़र करने के तरीके होते हैं वह होते हैं मीन, मीडियन और मोड। इस तरह यह स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यह भी गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वह कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं कहलाता है, वह वेरिएंस कहलाता है। VARIANCE, वह वेरिएंस कहलाता है। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है यह होता है रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। और चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है, लॉरेंज कर्व इज़ द ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ अ सीरीज। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का खारापन सर्वाधिक है। द सैलिनिटी ऑफ ओशन इज़ मैक्सिमम इन। यहाँ पर 4 रीजन्स दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन से एरिया में समुद्रों की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में समुद्र की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण होता है कि इन क्षेत्रों में प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं और यहाँ पर हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठती हैं। पवन भी स्थिर होती है। हवाओं के ऊपर से नीचे की ओर बैठने के कारण यहाँ पर बादल नहीं बनते और बादल नहीं बनते जिस कारण वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों में चूँकि बादल नहीं बनते तो जो इंसोलेशन है वह भी बहुत अधिक धरातल पर आता है, जिसके कारण से यहाँ पर तापमान भी बहुत अधिक होता है और अधिक तापमान के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण या एवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से हमने जाना कि यहाँ पानी कम बरसता है और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और इन दोनों का प्रभाव क्या होता है कि यह जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं यहाँ पर समुद्रों में सैलिनिटी सबसे अधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में कुछ ओशन करेंट्स के नाम दिए हुए हैं, जबकि लिस्ट 2 में दिया हुआ है कि यह ओशन करेंट्स कहाँ कहाँ पर किन किन समुद्रों में पाई जाती हैं। इस तरीके से दोनों लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। मैंने इस मैप में यहाँ पर
चारों ही ओशन करेंट्स को शो किया हुआ है। जैसे जो पहली ओशन करंट है वह है ओयाशियो धारा, और यह यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर नॉर्थ पैसिफिक ओशन में स्थित है। इस तरीके से ओयाशियो करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशन में स्थित है। इसी तरीके से दूसरी करंट दी हुई है बेंगुएला करंट, और आप इसको देख सकते हैं कि यह अफ्रीका के यहाँ दक्षिण पश्चिम भाग की तरफ या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है यह बेंगुएला धारा। और इस तरीके से यह जो बेंगुएला धारा है वह साउथ ऑफ अटलांटिक ओशन में स्थित है। तीसरी धारा दी हुई है हम्बोल्ट करंट, या इसको पेरू करंट के नाम से भी जाना जाता है, और उसको मैंने यहाँ दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में यहाँ दिखाया हुआ है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इस तरीके से अगर हम देखें तो यह जो हम्बोल्ट करंट या जो पेरू करंट है वह साउथ पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, और यह जो कैनारी करंट है जो कि यहाँ इस जगह पर यदि आप देखें तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस तरीके से कैनारी करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है, और यदि दोनों ही लिस्ट का सही मिलान किया जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं पहले तो वह फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बाद इन कोट्स को हम लोग देखेंगे। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द एवरेज स्लोप ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ 5 डिग्री टू 8 डिग्री। महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 5 से 8 डिग्री के मध्य होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यह ढाल होता है 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच में। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर जनरली वाइडर इन फ्रंट ऑफ रिवर माउथ। महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतया चौड़े होते हैं। यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है सबमरीन कैनियंस आर जनरली फाउंड पैरेलल टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। अंतः सागरीय कंदराएं सामान्यतया महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर मिलती हैं। यह गलत है। यह महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर नहीं मिलती, जबकि उनके परपेंडिकुलर स्थित होती हैं। इस तरह इन तीनों स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। अगला क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों के निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। Who propounded the theory of stand still of formation of coral reefs? बहुत ही आसान सवाल है। मर्रे ने प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित स्थिर स्थल सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरल्स। पहली कंडीशन दी हुई है अबव 100 मीटर्स डेप्थ ऑफ ओशन। यह कंडीशन गलत है। इतनी गहराई तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। सूर्य का प्रकाश 60 से 70 मीटर की गहराई तक ही पहुंचता है, और वहीं तक ही जीवित प्रवाल पाए जाते हैं। अधिक गहराई में चूंकि सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा नहीं और सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो यह प्रवाल जीवित नहीं रह पाएंगे। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ओशियनिक सैलिनिटी अबव 35%, 35% से ज़्यादा महासागरीय जल की लवणता। देखिए यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इन प्रवालों के विकास के लिए जो ओशियनिक सैलिनिटी है या जो महासागरीय जल की लवणता है उसकी रेंज 27 प्रति हज़ार से लेकर लगभग 30 प्रति हज़ार के बीच में होनी चाहिए। यहाँ दिया हुआ है 35 प्रति हज़ार, यह तो बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ इतनी अधिक लवणता में प्रवाल जीवित नहीं रह पाएंगे। तीसरी कंडीशन दी हुई है क्लीन वाटर फ्रॉम रिवर्स, नदियों का शुद्ध जल। यह कंडीशन भी प्रवाल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो स्वच्छ जल होता है वह प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि नदियों के मुहाने के पास
प्रवाल नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। ऑप्शन डी में जो कंडीशन दी हुई है वह है कि टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर 20 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस, महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। यह कंडीशन बिल्कुल सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? अगर चारों ही गैसेस को देखा जाए तो बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, यह सभी की सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स इज़ नोन एज। देखिए इस क्वेश्चन को ज़रा समझ लेते हैं। सपोज करिए कि एक इकोसिस्टम ये है और दूसरा इकोसिस्टम ये है, और इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र ऐसा है जो कि कॉमन है, और इन दोनों ही इकोसिस्टम के मध्य ट्रांजिशन जोन का काम कर रहा है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस ट्रांजिशन जोन का नाम क्या होता है। इस ट्रांजिशन जोन को इकोटोन कहा जाता है, ECOTONE। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इकोटोन। अगर पहला इकोसिस्टम समुद्री इकोसिस्टम है या मैरीन इकोसिस्टम है और दूसरा इकोसिस्टम स्थलीय या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो इन दोनों के मध्य का जो इकोटोन होगा वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट का निर्माण होगा। इसी तरीके से अगर एक इकोसिस्टम डेजर्ट है और दूसरा इकोसिस्टम जो है वह फॉरेस्ट एरिया है, तो इन दोनों के बीच में जो इकोटोन डेवलप होगा वह होगा ग्रासलैंड। यह जो इकोटोन होता है, यहाँ पर नई कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। ऐसी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं जो अगल बगल के दोनों ही इकोसिस्टम्स में देखने को नहीं मिलती हैं। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में ट्रॉफिक लेवल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में कुछ जीवों या ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं। इन दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। जैसे सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी, तो आप जानते हैं कि जो घासें होती हैं वह स्वपोषी हैं, वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं। इसी तरीके से हर्बीवोर्स या शाकाहारी के अंतर्गत भेड़ या शीप को रखा जाता है। कार्निवोर्स के अंतर्गत या मांसाहारियों के अंतर्गत लेपर्ड्स को रखा जाता है, और ओमनीवोर्स या सर्वाहारी के अंतर्गत मनुष्य या मानव को रखा जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया? हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस विच इज़ होम ऑफ मैन? बहुत ही सरल सवाल है और इसका सही जवाब है, रिटर ने कहा था कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी? यह भी बहुत आसान सवाल है। पहला दिया हुआ है लोकेशन, दूसरा दिया हुआ है मैन नेचर रिलेशनशिप और तीसरा दिया हुआ है रीजनल एनालिसिस। इन तीनों का ही तो अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास के इतिहास का सही अनुक्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी? बहुत ही आसान सवाल है। जब भी आप ज्योग्राफिकल थॉट को पढ़ते हैं तो आपने ज़रा ध्यान दिया होगा, पहला चैप्टर जो है उसमें आप यूनानी भूगोलवेत्ताओं को पढ़ते हैं, उसके बाद आप रोमन भूगोलवेत्ताओं को पढ़ते हैं, उसके बाद डार्क एज आ जाता है और उसके बाद आप अरब भूगोलवेत्ताओं का अध्ययन करते हैं। यह सीक्वेंस रहता है अध्ययन का, क्योंकि यही जो है भूगोल के विकास का सही सीक्वेंस है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी।
अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं। पहली लिस्ट में जोग्राफिकल स्कूल्स दिए हुए हैं, जबकि लिस्ट 2 में इन जोग्राफिकल स्कूल्स से संबंधित स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। बहुत ही आसान सवाल है। जैसे पहला जो स्कूल दिया हुआ है वह है जर्मन, और हम जानते हैं कि हैटनर जो है वह एक जर्मन जोग्राफर थे। इसी तरीके से दूसरा स्कूल दिया हुआ है फ्रेंच, और जो जीन ब्रूंस थे वह एक फ्रेंच जोग्राफर थे। ब्रिटिश जोग्राफर थे आपके हर्बर्टसन, और अमेरिकन जोग्राफर थे मार्क जेफरसन। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।